वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग स्ट्रोक एक ऐसा टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन से एडवांस रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटजीज तक हर चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारा कंटेंट होगा। हम ये सब चीज़ें अपने अपकमिंग लेक्चर्स में जो है वो कवर कर रहे होंगे। पहले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊँगी कि स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या है, इसकी इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक की कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूँगी। देन मैं आपको इसके इंसिडेंट्स और रिस्क फैक्टर्स बताऊँगी। पैथोफिजियोलॉजी हम इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक की सेपरेट पढ़ेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है स्ट्रोक की डेफिनेशन। आपने एक बात याद रखनी है कि स्ट्रोक की आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, बस उस डेफिनेशन में आपने दो कंपोनेंट्स को हमेशा जहन में रखना है। पहला कंपोनेंट क्या होगा कि स्ट्रोक हमेशा किसी भी वैस्कुलर लयन के नतीजे के अंदर होता है। ठीक है, वो चाहे इस्कीमिक हो, वो चाहे हेमरेजिक हो, लेकिन होता ये किसी भी वैसल की प्रॉब्लम की वजह से ही है। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास ये आता है कि स्ट्रोक जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स शुड लास्ट फॉर 24 आवर्स। ठीक है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स किसी पेशेंट के अंदर आ रहा है, अगर वो 24 घंटे या इससे ज़्यादा तक परसिस्ट करता है तब हम उसको कहते हैं दिस इज़ स्ट्रोक। अगर उससे कम होता है तब हम उसको स्ट्रोक के फॉर्म में क्लासीफाई नहीं करते हैं। कुछ डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग एक और चीज़ भी है, वो ये कहते हैं कि अगर आपने जो है वो पेशेंट का इमेजिंग या सीटी स्कैन या एमआरआई कुछ भी आपने वो करवाया और उसके अंदर आपको जो है वो कुछ साइंस देखने को मिले, वो एबनॉर्मेलिटी आपको उसमें देखने को मिली, इन्फेक्शन देखने को मिला, तो फिर आप उसको जो है वो स्ट्रोक की फॉर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, स्ट्रोक इज़ अ फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट अकर्स ड्यू टू द वैस्कुलर लयन, ठीक है, दैट परसिस्ट फॉर लॉन्गर देन 24 आवर्स। इफ़ टू बी क्लासिफाइड एज स्ट्रोक, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट से मुराद ये है कि जिस पर्टिकुलर एरिया की आर्टीरियल सप्लाई जो है वो ख़राब हो गई है, उसी एरिया के रेलिवेंट साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और TIA इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ स्ट्रोक। इफ़ इट इज़ लेस देन 24 आवर्स इट इज़ कॉल्ड TIA विच इज़ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, एंड TIA इज़ एक्चुअली अ प्रिकर्सर ऑफ स्ट्रोक। अगर TIA को प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए या सीरियस ना लिया जाए तो इट कैन रिजल्ट इन स्ट्रोक। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कुछ एक बेसिक सी डेफिनेशन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि स्ट्रोक की आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। कहते हैं कि स्ट्रोक हमारे पास इस्कीमिक हो सकता है और स्ट्रोक हमारे पास हेमरेजिक हो सकता है। ठीक है, अब हमें पता है इस्कीमिया से अब तक तो हम अवेयर है ना कि क्या होता है, किसी भी ब्लड सप्लाई के अंदर यहाँ पर कोई क्लोट आ जाएगा और उसकी जो ब्लड फ्लो है वो इम्पेयर हो जाएगा, रुक जाएगा, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ इस्कीमिक स्ट्रोक। ठीक है, और वहाँ पर अल्टीमेटली इन्फार्क्ट बनना शुरू हो जाता है जहाँ पर हम कहते हैं कि टिश्यू की डेथ हो गई है। नंबर 2 पे हमारे पास कौन सा स्ट्रोक आता है, दैट इज़ हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, हेमरेजिक स्ट्रोक जो है ये इस तरह का स्ट्रोक होता है जिसके अंदर जो है वेस्कुलर रप्चर होता है। कोई भी वेसल जो है वो रप्चर होती है, रप्चर होने की वजह से जो है वहाँ पर ब्लड की लीकेज होती है, एंड ब्लड जो ये वाला लीक होता है दैट इज़ टॉक्सिक टू द ब्रेन सेल्स, और फिर वो ब्रेन सेल्स के अंदर डैमेज कॉज करना शुरू कर देता है। इस्कीमिक स्ट्रोक इज़ मोर कॉमन देन हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ से पढ़ के बताऊँ तो वही लिखी हुई है, इस्कीमिक स्ट्रोक अ क्लोट ब्लॉक्स एंड इम्पेयर्स ब्लड फ्लो डिप्राइविंग द ब्रेन ऑफ एसेंशियल ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक है, ब्लड वेसल्स रप्चर कॉजिंग लीकेज ऑफ द ब्लड इन और अराउंड द ब्रेन। ठीक है, इस्कीमिक स्ट्रोक की पैथोफिजियोलॉजी हम आगे भी पढ़ते हैं, लेकिन ये दो मेजर रीजंस की वजह से हो सकता है। ये थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये किसी भी एम्बोलस की वजह से हो सकता है। ठीक है, जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक कंजेनिटल भी हो सकता है और ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, यानी किसी सेकेंडरी कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन एक बहुत इसका कॉमन रीजन है। इसके अलावा कंजेनिटल में हमारे पास एट्रोवेनस मैलफॉर्मेशन आती है, ये मैं आपको आगे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रोक का इंसिडेंस। ठीक है, स्ट्रोक जो है पहला इंसिडेंस वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है अबव 40 ईयर्स ऑफ एज के अंदर। ठीक है, एक बात हम लोगों को पता है कि स्ट्रोक आजकल यंग लोगों में भी हो रहा है। ठीक है, 20 to 25 30 के लोगों के अंदर भी स्ट्रोक बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जिनके अंदर सिर्फ एज 40 से अबव है वही रिस्क पे होते हैं स्ट्रोक के। ठीक है, स्ट्रोक इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि मेल टू फीमेल रेशियो कहा जाता है कि स्ट्रोक इज स्लाइटली मोर कॉमन इन मैन एज कम्पेयर टू द फीमेल, 1.5 to 1 रेशियो होती है। फिर हमारे पास आता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक जो है ये कम होता है इस्कीमिक स्ट्रोक के निस्बत। हेमरेजिक स्ट्रोक 15 से 20% दफ़ा या 15 से 20% लोगों के अंदर हो सकता है, जबकि इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो 80 to 85% लोगों के अंदर जो है वो हो सकते हैं। 80 to 85 टाइम्स जो है वो इस्कीमिक स्ट्रोक ज़्यादा कॉमनली होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अब हम लोगों ने इसका इंसिडेंस देख लिया।
अब हम देखते हैं कि स्ट्रोक के कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, तो वो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल से मुराद है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो प्रेजेंट हैं तो वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे किसी की एज अगर ज़्यादा हो गई है, जेंडर में हमने कहा कि मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। हेरिडिटी है, प्रीवियस इवेंट है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एक बात यहाँ पर लिखता है हमारी बुक में, वो कहते हैं कि प्रीवियस वैस्कुलर इवेंट या MI या स्ट्रोक, अगर प्रीवियसली पहले स्ट्रोक हो गया तो वो बंदा रिस्क पे होता है स्ट्रोक के, लेकिन ये स्ट्रिक्टली नॉन मॉडिफाइबल नहीं है। अगर आप प्रॉपर प्रिवेंशन प्रिकॉशंस और रेगुलर चेकअप्स के साथ इसको डील करें तो आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको लिखने का मकसद ये है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर स्ट्रोक हो गया है तो वो हमेशा इस रिस्क पे रहता है, और अगर हो गया तो हम इसको एज अ रिस्क फैक्टर मान सकते हैं, ठीक है। हमारे बुक के अंदर उसने नॉन मॉडिफाइबल में लिखा है, वाइल इट इज़ नॉट अ स्ट्रिक्टली नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, वी कैन मैनेज दैट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉडिफाइबल में आता है। मॉडिफाइबल में हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज जिसके अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। MI के अंदर एंटीरियर वाल MI इज़ कॉमन, ठीक है, वाइल किसी भी MI के अंदर हो सकता है। फिर हमारे पास आता है फैमिली हिस्ट्री होगी, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव और पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, इसके अंदर क्या होता है, RBCs का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है सिंपल वर्ड्स में, और ब्लड थिकन हो जाता है। एंड हमें पता है जब ब्लड थिकन होगा क्लोट बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और चांसेस ज़्यादा होने की वजह से जो है स्ट्रोक हो सकता है। दीज आर मॉडिफाइबल। हम प्रॉपर प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन के साथ ऑब्वियसली उसको मैनेज, सिगरेट स्मोकिंग है हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव लेकर हम उसको मैनेज कर सकते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो भी हम उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया तो हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को अगर कंट्रोल करेंगे, इट कैन बी मैनेज, राइट। तो ये हमारे पास आ जाते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने स्ट्रोक की डेफिनेशन, स्ट्रोक की टाइप्स का एक ओवरव्यू देखा, इंसिडेंट्स देखा, रिस्क फैक्टर्स देखे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इस्केमिक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक।